डबल स्लिट ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और पासवर्ड क्वेश्चंस करने हैं, फिर कुछ पाथ डिफरेंस वाली जो चीजें थी जो हमने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं बिल्कुल भी, सिर्फ डिस्कशन तक ही रखा था, तो वो अभी आप लोग देखोगे इस ई क्वेश्चन में जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, interference fringes may be observed using a light emitting laser to illuminate a double slit. The double slit acts as two sources of light. Explain the part played by diffraction. अभी हमने diffraction grating या diffraction को थोड़ा एक ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, तो अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, बाद में आके इसको कंप्लीट करेंगे इसको। अच्छा, the reason why a double slit is used rather than two separate sources of light. तो डबल स्लिट इस्तेमाल करने की क्या जो है वो लॉजिक थी, इंस्टेड ऑफ ओनली instead of two sources in the interference दिखाने के लिए, to ensure same frequency is there। नहीं मिसबा, कुछ और ज्यादा अच्छा था पॉइंटर, सेम फ्रीक्वेंसी के अलावा भी हमें कुछ और चाहिए। we want them to be coherent, हमें चाहिए कि उनका constant phase relationship हो, ठीक है जी। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। so everyone got there in the end, तो हम ये लिख लेते हैं so that a laser emitting light of a single wavelength is used to illuminate slits S1 and S2 as shown in figure 6.1. An interference pattern is observed on the screen AB. The separation of the slits is 0.48. The slits are 2.4 meter from B, AB. AB screen है आपकी. The distance on the screen across 16 fringes is 36 millimeter as illustrated in figure 6.2. तो सिर्फ एक फ्रिंज का नहीं दिया हुआ, 16 फ्रिंजेस का दिया हुआ 36 मिलीमीटर, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द लेजर, ठीक है। तो डबल स्लिट के सवाल कुछ खासे मुश्किल नहीं होते, एक ही फॉर्मूला को अप्लाई करने की चीज होती है, x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है, यही अप्लाई करेंगे ना। हमें x पता है, इधर से पता चल जाएगा, हमें लैम्डा निकालना है, d हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज d, और स्लिट सेपरेशन आपको ये दी हुई है, ठीक है जी। अब जरा ये देख लेते हैं कि हमारी फ्रिंज विड्थ क्या आ रही है। अच्छा, 16 फ्रिंजेस जो है वो 36 मिलीमीटर दिखा रही हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मुझे सिर्फ एक x चाहिए है, इफ आई ओनली नीड एन x, आई गेस आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 16, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 गैप से 36 को 16 से डिवाइड करेंगे, सो वी शैल गेट आवर फ्रिंज विड्थ, so which I suppose is coming out to be a 2.25 millimeters, ऐसा ही है। एक्चुअली ये लिख लेते हैं हम, oops, and now let's start plugging in everything। so 2.25 SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके डालेंगे, 10 पावर माइनस 3। लैम्डा ढूंढना है, d क्या था, d हमारा था 2.4 मीटर्स, तो 2.4 मीटर्स डाल दिया हमने, और a क्या था, आई थिंक इट वाज 0.48 मिलीमीटर्स, सो 0.48 मिलीमीटर्स था, तो 0.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है जी। नाउ लैम्डा मुझे कोई कैलकुलेट करके बता सकता है, 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, थैंक यू एमन, थैंक यू आई। एक्चुअली और ये मैं अपनी तरफ से एक ऑप्शनल पार्ट डाल रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा इजाफी क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ, थैंक यू अलमा। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क दिस वर्बली, यहाँ पे लिख नहीं रहा, बट द क्वेश्चन इज के टू विच ग्रुप of the electromagnetic spectrum, to which group of the EM spectrum does this belong? ये कौन सा EM spectrum के कौन से ग्रुप में होगा, ये जो वेवलेंथ आई आपके पास 4.5 into 10 to the power minus 7, what should it be, कौन से ग्रुप में होगा EM spectrum के। अच्छा, so I would take the answer as UV as well, ठीक है जी। आई वुड टेक द आंसर इज यूवी एज वेल, क्योंकि यूवी के अंदर पहुंच जाता है, और कोई अगर विजिबल लाइट भी बोलता है तो वो भी बिल्कुल सही ही है। व्हाई इज दैट, इट इज बिकॉज ये जो है वो तकरीबन बनता है 450, हाँ 450 इंटू पावर माइनस 9, ये बनेगा 450 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, राइट। एक दो आगे लेके जाऊंगा तो मुझे -9 करना पड़ेगा, तो 1 2 450 हो गया, ये बन गया। सो दिस इज बेसिकली अ 450 नैनोमीटर्स, ठीक है जी। Now this must be blue light, ठीक है, but blue light is on the verge of becoming just ultraviolet light, तो I would take ultraviolet and blue both। लेकिन थोड़ा सा जो है वो एक इधर यहाँ पे जरा मसला आता है, ब्लू लाइट और ना अल्ट्रावायलेट बहुत ही ज्यादा करीब करीब है, ठीक है, तो दे ऑफन कोइंसाइड एंड इट इज बेटर टू राइट दिस एज ब्लू लाइट। वो क्यों, एक रीजन ये हो गया क्योंकि दीज वर फ्रिंजेस दैट यू कुड सी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट आप लोग देख नहीं सकते हो, तो इफ यू कुड सी दिस देन दिस इज क्लियर इंडिकेशन विजिबल लाइट में होगा। अब विजिबल लाइट की कौन सी जो है वो चीज है वो आप उस तरह से निकाल लो, ठीक है। एंड अगर ऐसा कोई सवाल आता है, ठीक है जी,
ट्राई टू सी कि नैनोमीटर्स में कोई ऐसी चीज तो नहीं है विच यू नो। मैंने आपको 3 ही नैनोमीटर की वेवलेंथ सिखाई है। आई हैव टॉट यू कि यू शुड रिमेंबर 780 नैनोमीटर, ठीक है जी, दैट इज रेड। आई हैव टॉट यू दैट यू शुड रिमेंबर 550 नैनोमीटर, दैट इज ग्रीन, ठीक है जी। एंड आई हैव टॉट यू दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट 450, या मैंने 400 बताई, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 450 नैनोमीटर इज ब्लू, ठीक है जी। तो ये 3 है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा करीब में है 10⁻⁷ आ रहा है, 10⁻�6 आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके फिर भी थोड़ा बहुत देख लो, ताकि जो आंसर दे रहे हो ताकि उस पर 110% आप लोग जो है वो श्योर हो जाओ, ठीक है जी। एक्चुअली नाउ ऑन टू दिस क्वेश्चन, जो अब हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर कैसे पूछता है पाथ डिफरेंस के सवाल। टू डिपर्स D1 एंड D2 आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.3, ठीक है जी। फिगर 6.3 में ये D1 और D2 जो है वो इस तरह से रिपल्स बना रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इनका P से डिस्टेंस दिया हुआ है 11.2 और 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आपको बोला हुआ है कि द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज 1.6 सेंटीमीटर। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स प्रोड्यूस्ड एट D1 एंड D2 इज 0। ये उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि उनको बताना लाजमी है, उनको ये बताना लाजमी है कि D1 और D2 पे जो वेव्स इमिट होना शुरू थी वो 0 डिग्री आउट ऑफ फेज थी या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज थी, क्योंकि फिर आप उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। अभी उन्होंने बता दिया भाई, जहां से इमिट हो रही थी उस वक्त भी जब इनिशियली देवर इन फेज। अब P पे जाके क्या कहानी हुई है अब आपने ये बतानी। अच्छा, तो नाउ गिवन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऊपर वाले चीज का हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, दिस डायग्राम, दीज लेंथ्स एंड द वेवलेंथ, दे आर आस्किंग यू कि हमें P पे क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट एट P। ओके, वेरी गुड अब्दुल्ला, ठीक है, आई थिंक अब्दुल्ला गेव द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, ठीक है जी। P पे वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि P पे होगा क्या, ठीक है। अब ऑब्वियसली वेव्स वाला सवाल है, आपको पाथ्स दिए हैं, D2 से P का पाथ दिया हुआ है, D1 से P का पाथ दिया हुआ है, एंड दे हैव आल्सो टोल्ड यू द वेवलेंथ, ठीक है जी। नाउ 0 डिग्री क्या बताया, ये क्यों बताया कि D1 और D2 0 डिग्री पे थे? वो आपको इसलिए बताया है ताकि आप जो है वो क्या समझो, एट 0 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है जी, फेज डिफरेंस। तो फॉर्मूलाज क्या थे? फॉर्मूलाज जो थे वो ये थे कि n लैम्डा बताता था आपको कंस्ट्रक्टिव का, और n प्लस हाफ लैम्डा आपको किस चीज का बताता था? n प्लस हाफ लैम्डा यूज्ड टू टेल यू अबाउट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जी। लेकिन अगर वो बोलते नहीं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो ये फॉर्मूला फिर क्या हो जाते, फ्लिप हो जाते, ठीक है जी। तो ये चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूला हमने ये याद तो किया, लेकिन 180 डिग्री के लिए फ्लिप हो जाता, सही है। अच्छा, नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द फेज डिफरेंस जो हमारे पास इधर आ रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट दिस एज फेज डिफरेंस P डॉट D, दिस इज कमिंग आउट टू बी 11.2 माइनस 7.2। और जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपने ये निकालना है कि n आ रहा है या n प्लस हाफ आ रहा है, दोनों केसेस में आपको लैम्डा को डिवाइड करना पड़ेगा दूसरी साइड पे, ठीक है जी। तो मैं जो हूँ 11.2 माइनस 7.2, और इसको लैम्डा से क्या कर रहा हूँ, 1.6 सेंटीमीटर ऑफ लैम्डा से डिवाइड कर रहा हूँ। So when you do this, you get an answer of 2.5. तो ये क्या आया फॉर्म, ये आया आपके पास n प्लस हाफ वाली फॉर्म। सो दैट मीन्स ये आपके पास आई है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जी। एंड डिस्ट्रक्टिव फिर कैसी सेंस में होगी, P पे आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी, उधर एक रिपल आती है, वो दूसरी वाली जो है वो कैंसिल आउट जाती है। अलमा मैंने उस दिन भी बताया था, डू रिमेंबर दिस स्लाइड, कौन सी स्लाइड थी ये वाली, प्रूविंग अ पॉइंट फॉर कंस्ट्रक्टिव स्लैश डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, n लैम्डा है या n प्लस हाफ लैम्डा है, ठीक है जी। सो बेसिकली प्रूफ करना है कि n या n प्लस हाफ है, तो पाथ डिफरेंस को लैम्डा से डिवाइड, क्योंकि देखो अगर तुम्हें n निकालना है, n प्लस हाफ निकालना है, लैम्डा को तो डिवाइड करना पड़ेगा ना दोनों केसेस में। जब डिवाइड करोगे तो फिर कहानी पूरी क्लियर होगी, n आ रहा है n प्लस हाफ आ रहा है ना। you'll take the lambda from over here and divide it, you'll take the lambda from over here and divide it, right? अच्छा जी, सो अच्छा जी, नाउ आई ऑल्सो वांट टू सी वन थिंग, अगर इन्होंने ऊपर बताई है, इन्होंने बताई है, हाँ ये बताया, टू डिपर्स D1 एंड D2 आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल वेव्स, ठीक है। आइडेंटिकल से मतलब क्या, आइडेंटिकल से मतलब ये है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी वो ये वाली केस, आइडेंटिकल थी तो कंप्लीटली जीरो पे आ गई वेव, ठीक है जी। अगर नॉन आइडेंटिकल होती है तो फिर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आती है, लेकिन हमेशा छोटी होती है, ठीक है जी। एक और चीज ये भी अक्सर बेशतर एग्जामिनर को क्लियर करना होगा, तो आपको क्लियर करके देगा। सो दे टोल्ड यू दैट दीज वर आइडेंटिकल, दैट मींस दे कंप्लीटली कैंसल्ड आउट, ठीक है जी। अब अगले में देखोगे, state and explain the effect on the answer to C1 if the apparatus is changed so that separately the phase difference between the waves D1 and D2 is 180 डिग्री। भाई पहले 0 डिग्री रखा हुआ था D1 D2 को,
अब क्या कर दिया, अब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर दिया एट द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन। तो अब पी पे क्या हो रहा होगा, व्हाट शुड वी बी गेटिंग एट पी, वी शुड बी गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ठीक है जी, सो देयर विल बी वाइब्रेशन एट पी। ठीक है जी, उन्होंने बोला स्टेट, तो स्टेट योर ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सप्लेन योर, देयर विल बी vibration at P as waves will now constructively interfere. Rewriting constructively interfere. अच्छा, इतने read the second part. Second part क्या बोल रहा है, the intensity of the wave from D1 is less than the intensity of that from D2. तो अगर हम intensity D1 की कम कर दें और intensity D2 की बढ़ा दें तो फिर क्या होगा at P, intensity is larger means amplitude is large, which means P has ripples that the displacement are different, they won't be cancelling out each other. Very good Aman, very 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 good. Aman कह रही है भाई अगर आपने इंटेंसिटीज चेंज कर दी तो आपने दोनों के जो आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड्स थे वो आपने चेंज कर दिए। अब एक वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा, एक वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो कम आएगा। अब जब वो इंटरफेयर करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी दिखा रही होंगी, तो उसमें भी फिर भी आपको रिपल मिलेगी। हाँ वो बात है कि कम वाइब्रेशन मिलेगी लेकिन वाइब्रेशन होगी, बनिस्बत उसके कि जो आपने पहले किया था कि आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिल रही। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट एमन हैज सेड। आई होप एवरीवन अग्रीज। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है समझने में सो डू लेट मी नो। वेरी गुड एमन। ठीक है जी, सो लेट्स राइट दिस डाउन। देयर शैल बी, अब्दुल्ला सेड दैट, ओके अब्दुल्ला सेड दैट। ठीक है ठीक है, A1 ने भी पूछा था। ठीक है ठीक है, सॉरी अब्दुल्ला, ये जो है दोनों का कलर ग्रीन आता तो फिर आई मेस दैट अप। अच्छा सही है, वेरी गुड अब्दुल्ला। देयर विल बी वाइब्रेशंस एट P as the amplitude of the waves from D2 and D1 will not be same and therefore complete cancellation won't take place. ठीक है जी, completely cancel नहीं होगी। ठीक है जी, once again very good अब्दुल्ला, won't take place। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो बच्चों ने मुझे सीडर का होमवर्क भेजा है। ठीक है जी, यू विल सी दिस क्वेश्चन वेरी वेरी सिमिलर टू दैट होमवर्क। ठीक जी, उसमें एक स्टेप फॉरवर्ड है, उसमें थोड़ी सी और मुश्किल है, लेकिन वो हम वो भी करेंगे। लेकिन पहले ये कर लेते हैं, अक्सर बच्चों को इसी चीज से क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है उसमें। अच्छा, माइक्रोवेव्स विद द सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड आर इमिटेड इन फेज फ्रॉम टू सोर्सेज एक्स एंड वाई एज शोन इन फिगर 5.1। दो सोर्सेज है एक्स एंड वाई, उधर से माइक्रोवेव्स जो है वो आप इमिट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये माइक्रोवेव से आती है, माइक्रोवेव इधर से आती है। ठीक है जी, अच्छा now a microwave detector is moved along a path parallel to the line joining x and y, an interference pattern is detected। इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, यानी क्या है, ये डबल स्लिट बन गई है। ये एक सोर्स है जो इमिट करती है एंड सरप्राइजिंगली वी हैव गॉट अनदर सोर्स जो इसके इंटरफेयर कर सकती है। मतलब इनका कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप भी, इनकी सेम फ्रीक्वेंसी भी है, सेम नेचर भी है, पोलराइजेशन भी सेम है और बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब ट्विनिंग हो गई है इनकी, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहे। ठीक है, अच्छा ना वो आपको क्या बोलते हैं, वो आप ये बोलते हैं कि अ सेंट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम इज लोकेटेड एट पॉइंट ए and there is an adjacent intensity minimum at point B. The microwaves have a wavelength of 0.040 meters। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हमें बोला जा रहा है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मैक्सिमम है, दिस इज अ मैक्सिमम, सो दिस मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव एंड दिस मस्ट डेफिनेटली बी बिकॉज इट्स अ मिनिमम। ठीक है जी, सो दिस मस्ट बी डिस्ट्रक्टिव। सही है, सो दिस इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न। ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना है, ये ब्राइट स्पॉट। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये डार्क स्पॉट बना, फिर उसके बाद एक और ब्राइट स्पॉट बनेगा, बट इस दफा ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट आप देख नहीं सकते हो। अब ये माइक्रोवेव्स जो मेजर करोगे इन पॉइंट्स पे तो आपको पता लगेगा कि सच हकीकत में बहुत ही पीरियोडिक वे में यू आर गेटिंग मैक्सिमम्स एंड मिनिमम्स। ठीक है जी, सो इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट की नहीं है, आपके पास हर वेव इंटरफेरेंस दिखा सकती है, हर वेव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दिखा सकती है, हर चीज इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकती है। ठीक है जी, सो इट इज अप टू यू टू आइडेंटिफाइंग क्या हो क्या रहा है। ठीक है जी, विल बी डूइंग एक और क्वेश्चन जो सीडर का होमवर्क आया हुआ है ताकि वो भी हम करें और देखें वो कैसे होगा। अच्छा ये हो गया, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज ऑफ द माइक्रोवेव्स। तो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन एंड द इंफॉर्मेशन गिविंग टू यू जो सारी इस क्वेश्चन में है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स।
V equals to f lambda. Very good. So V equals to f lambda. Very good. So thank you Alma and Abdullah. 3 in the power 8. सारी माइक्रोवेव, सारी रेडियो वेव्स, सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की वेव्स की उनकी ही है, वही स्पीड है सबकी. लैम्डा बस सबका डिफरेंट होगा और फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट होगी. सो द फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी, इसको इससे डिवाइड कर दो. व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी दैट वी गेटिंग? Are we getting 7.5 into 10 to the power 9? 7.5 to the power 9, so that is 7.5 gigahertz. ठीक है जी, very good. Thank you. अच्छा, for the waves arriving at point B, determine the path difference. तो ये जो B पे waves आ रही हैं, इनका path difference क्या होगा? Any ideas? I taught you कि बीच वाला हमेशा क्या होता है? Equidistant होगा. तो ये हमेशा किस पे होगा? 0 लैम्डा पे होगा if this is constructive, and both sources जो थी वो 0 डिग्री out of phase. So this is most definitely a 0 lambda. अब उसके बाद जो destructive आ रहा है उसके next बिल्कुल ही, so that is most probably going to be a 0.5 lambda. Similarly ऊपर भी 0.5 lambda, and then so on and so forth. ये 1 lambda आता है, ये 1 lambda आता है, फिर अगला वाला 1.5 lambda आता है, and ये 1.5 lambda आता है, then 2 और 2.5 ऐसा जाता है. सो बी का पूछ रहे हैं, यानी उसका पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा है. लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं. सो दिस विल बी अ 0.5 into 0.040, दैट कम्स आउट टू बी अ 0.020. ठीक है जी. एनी प्रॉब्लम्स? आई होप ये अब देखो यू वुड नाउ रियलाइज कि ये क्यों याद रखनी है बात. ठीक है जी. अक्सर और बेशतर दे विल बी वांटिंग यू टू नो दिस थिंग, तो अपने दिमाग में रखिएगा. डबल स्टैटिक इंटरफेरेंस में एक उसका फॉर्मूला है, ये वापस समझा दें. अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ. गोइंग टू गो टू माई डायग्राम जो मैंने सिखाई थी. मैंने बताया था ना कि स्लिट्स या जो सोर्सेज होती हैं, ठीक है जी, वो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से क्या होती है? इक्वल डिस्टेंट होती है. ठीक है जी. यानी मतलब इधर से इधर जो डिस्टेंस आ रहा है, इधर से उधर भी उतना ही डिस्टेंस आ रहा होगा. सो जब इनका पाथ डिफरेंस लोगे, नहीं अब्दुल्ला मुझे बताओ, जीरो के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 0.5 आएगा ना. 1.5 कहां से आएगा? जीरो के बाद इट इज नेसेसरी है. अगर देखो बिल्कुल कंसेक्यूटिव देख रहे हो, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, मैं लाइन पे चले जा रहा हूं, तो जीरो के बाद लाजमी 0.5 लैम्डा आएगा. ठीक है जी. मतलब 0 लैम्डा और 1 लैम्डा के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में 0.5 लैम्डा का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाजमी है, और ये ऐसे ही चलेगा. द पैटर्न विल ऑलवेज गो लाइक दिस. ऐसा नहीं कि 0 लैम्डा में से स्किप हो गया, हम 1.5 आ गए डायरेक्टली, फिर उसके बाद हम 3 पे चले गए. ऐसा नहीं होगा. 0 के बाद 0.5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 2 आएगा, और इस तरह से आपकी काउंटिंग जैसे है वैसे ही चलेगा. ठीक है. बिकॉज यू कैन नॉट फिजिकली एस्केप दीज. ये तो बिकॉज लाइट जो है वो इन्फिनिटस, इट्स लाइक इन्फिनिटी. मतलब ये नहीं है कि एक रे निकल रही है, यहाँ से लाखों की तादाद में रेज निकल रही होगी. तो लाजमी बात है कि अगर यहाँ पे कर रही है तो कुछ दूरी पे भी, मतलब यहाँ पे भी कर रही होंगी मीट, यहाँ पे भी कर रही है मीट, यहाँ पे भी कर रही है, मतलब मीटिंग एट एवरी पॉइंट. ठीक है. तो लाजमी 0.5 लैम्डा का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो भी नेक्स्ट आएगा. ठीक है जी. अच्छा, एंड अल्मा फॉर यू व्हाट वाज आई सेइंग? आई वाज सेइंग कि देखो स्लिट से जो बिल्कुल बिल्कुल सामने होता है सेंटर में पॉइंट, वो आता है इक्विडिस्टेंट. ठीक है जी. वो इक्विडिस्टेंट आता है क्योंकि बिकॉज देखो, जस्ट लुक एट दिस, ये वाली साइड है और दो ट्राइंगल मैंने तोड़ दिया. ठीक है. ये वाली साइड है, ये तो दोनों के लिए म्यूचुअल है. दिस इज म्यूचुअल फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है जी. तो वो यही साइड लेंगे हम. अच्छा, फिर आ जाते हैं इस साइड पे. तो यू कैन सी ये मैं कहां से बाइसेक्ट कर रहा हूं? मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं इस लाइन के बिल्कुल बीच में से. राइट. सो ये जो लेंथ आ रही है वो भी ऑब्वियसली ये वाली लेंथ आ रही होगी. अगर भाई ये लेंथ सेम आ गई, ये और ये लेंथ सेम आ गई, तो लाजमी बात है ये वाली लेंथ भी सेम आएगी. सो दिस इज बेसिकली क्या था, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं ये. उस केस की वजह से दिस L1 एंड L2 विल ऑलवेज कम आउट टू बी इक्वल. ये जो पाथ डिफरेंस होगा इसका बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से और इसका बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से, वो 0 लैम्डा आएगा. एंड देन व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो 0.5 आएगा. उससे नेक्स्ट जाओगे वो 1 लैम्डा आएगा. उससे नेक्स्ट जाओगे 1.5. क्योंकि सारे 0.5 रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रक्टिव और सारे कंस्ट्रक्टिव जो है वो होल नंबर्स में होंगे. सो आई डिड द सेम थिंग ओवर हियर. मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई जो बिल्कुल बीच में है वो 0 लैम्डा का होगा. अब उसके बाद कंसेक्यूटिव में चलता रहूंगा, 0.5 के गैप से मैं चलता रहूंगा. 0.5 जहां पे वहां पे डिस्ट्रक्टिव, जहां पे होल नंबर है वहां पे कंस्ट्रक्टिव. बी पे पूछ रहे हैं, बी पे मैंने पहले से अंदाजा लगा लिया था 0.5 लैम्डा है, तो मैंने 0.5 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले लिया. ठीक है अल्मा? ओके. एंड बी पे फेज डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस पूछ लिया था. व्हाट शुड द फेज डिफरेंस बी एट पॉइंट बी? नो फेज डिफरेंस, वी डोंट नो द फेज डिफरेंस. भाई बी पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती थी? व्हेन टू वेव्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. उनकी तो कंडीशन ही है.
जब दो वेव्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज पहुंचती हैं तब जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती हैं। सो लाजमी अगर बी पे आपकी जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है जी, सो दैट मींस दे मस्ट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक है जी, तो ये भी अपने दिमाग में रखे, क्या दिमाग में रखे कि बीच वाला फेज डिफरेंस 0 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 0 डिग्री, देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव 0 डिग्री का फेज डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। अब जहां पे भी डिस्ट्रक्टिव आ रहा है दैट इज 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, जहां भी कंस्ट्रक्टिव आ रहा है वहां पे 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है जी, यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल। अब क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? The amplitudes of the waves from the sources are changed. This causes a change in the amplitude of the waves arriving at point A. At this point, the amplitude of the wave arriving from source X is doubled, and the amplitude of the wave arriving from source Y is also doubled. Describe the effect, if any, on the intensity of the central maximum at point A. पहले आपके पास जो X पे से इंटेंसिटी आती थी वो आती थी I, और Y से जो इंटेंसिटी आती थी वो आती थी I. एंड सिमिलरली फॉर दैट आई कैन से वो एम्पलीट्यूड ए था, जब आई और ए इधर था तो आई और ए इधर भी था, पहले ए केस था। ठीक है, जब ये जो है वो कंप्लीट ब्राइटनेस मिली थी, कंप्लीट डार्कनेस मिली थी। ठीक है जी, अच्छा नाउ अब उन्होंने चेंज कर दिए हैं। दिस कॉजेज अ चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो आ रही हैं अब वो चेंज, अब उनकी जो, अगर उन्होंने इनिशियल इंटेंसिटी चेंज कर दिया तो लाजमी ए पे भी जो आ रही है वो भी चेंज करेगी, लाजमी सी बात है। ठीक है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्या चेंज किया उन्होंने, वो ये बोल रही हैं एट दिस पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव अराइविंग फ्रॉम सोर्स एक्स इज डबल्ड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अराइविंग फ्रॉम सोर्स वाई इज ऑल्सो डबल्ड। उन्होंने सिर्फ ये किया है, उन्होंने चेंज ये किया है कि भाई देखो, सपोज करते हैं कि पहले वाला केस ये था कि एक्स और वाई से जो इमिट करती थी, लेट्स राइट डाउन आवर फर्स्ट केस पहले, आई एम गोइंग टू राइट दिस ओवर हियर। फर्स्ट केस ये था कि एक्स और वाई से, एक्स एंड वाई से जो पॉइंट ए पे वेव आती थी उसकी इंटेंसिटी हम कह लेते हैं आई, एंड उसका एम्पलीट्यूड कह लेते हैं हम ए। ठीक है जी, अच्छा ये पहला केस है। दूसरा वाला केस क्या है? दूसरा वाला केस ये है कि भाई अब जो एक्स एंड वाई से आती है ए पे, वो इंटेंसिटी तो हमें नहीं पता, दैट वी डोंट नो द इंटेंसिटी, आई डोंट नो व्हाट दैट I2 इज, बट वो ये कह रहे हैं कि दोनों एम्पलीट्यूड्स जो है वो डबल हो गए, यानी एक्स से भी डबल आ रहा है और वाई से भी डबल आ रहा है। ठीक है, अच्छा ना, अगर एक्स से डबल आ रहा है, वाई से भी डबल आ रहा है, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट था, यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स एड अप हो रहे हैं, तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफ दिस हैज बिकम 2a and this is also become 2a, constructive interference हो रही है, so the amplitude must be 4a, that I know for certain, right? किसी कोई प्रॉब्लम अभी तक? No? Okay, and now we know that I1 A1 square shall equals to I2 A2 square. We're going to just use this relationship. I1 क्या है वो I डाल लेते हैं, A1 क्या है वो A ही था, उसको A ही रहने देते हैं, A स्क्वायर हो गया। I2 क्या है, that is what we're trying to find out, और A2 क्या है, we're going to find that out using 4a whole square. So when I do this, तो मेरे पास आता है I upon A square will equals to I2 upon 16a square, and A square cancel. Now I2 equals to 16i. ठीक है, नहीं सॉरी नहीं सही किया ना, दिस इज द मिस्टेक। ठीक है, सॉरी जस्ट माय बैड। दिस एम्पलीट्यूड ऑल्सो, भाई देखो अगर मैं x का a कह रहा हूं और y का a कह रहा हूं, तो दिस एम्पलीट्यूड विल ऑल्सो बी 2a, नॉट जस्ट a। ठीक है, 2a हो गया। अगर हम उस केस, अगर हम इसको a कह रहे हैं और हम इसको भी a कह रहे हैं, और अब हम इस केस में 2a और 2a कह रहे हैं, तो 2a 4a a 2a। ठीक है, सो इधर a स्क्वायर की जगह बस ये मिस्टेक हो गई है, 2a होल स्क्वायर डालना। ठीक है, एंड दिस बिकम्स 4a स्क्वायर। सो देन a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैंसिल, और I2 क्या आ जाएगा, बल्कि वो भी कैंसिल आउट करते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, सो I2 वर्क्स आउट टू बी 4i। ठीक है, अच्छा ये क्यों किया? आप तो ये लिख सकते ना यार, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, खत्म कहानी, मिल गया हमें मार्क्स। देखो वेन एवर दे गिव यू अ मैथमेटिकल चीज, मतलब आपको बोले डबल हो रहा है या हाफ हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, देन ट्राई टू गिव देम अ मैथमेटिकल आंसर, उनको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही दो।
ताकि वो आपको पूरे पूरे मार्क्स दें। ठीक है जी। सो ओवर हियर दैट इज व्हाई आई डिड ऑल ऑफ दिस कैलकुलेशन। सो हम क्या लिखेंगे, द इंटेंसिटी इंक्रीज्ड, तो आप अपनी मार्क्स स्कीम में देखोगे इंटेंसिटी इंक्रीज्ड का 1 मार्क है, और जिसने ये लिखा बाय ए फैक्टर ऑफ 4 उसको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिले। ठीक है जी। सो डू नॉट टेक द शॉर्टकट, मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालो एंड देन वो लिखो। ठीक है, आई होप मेरी मिस्टेक भी सबको समझ आ गई हो, जो है वो ए लेंगे, मतलब मैंने ए ही ले लिया सर, तो वो भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ last question, describe the effect if any on the positions of the central intensity maximum and the adjacent intensity minimum due to the following separate changes. The separation of the sources x and y is increased. तो अगर मैं जो हूँ वो कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड प्लस होते वेव्स के, यस अब्दुल्ला डेफिनेटली। कंस्ट्रक्टिव में हम और क्या कहता, एक सेकेंड लेट्स गो बैक टू दैट। अब्दुल्ला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो क्या किया था आपने, एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड प्लस करके तब किया था ना, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी एडेड ऑल ऑफ द वेव्स। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या थी, जब 0 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलती है तो सारी डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाती है, तभी तो रिजल्टेंट वेव सारी ऊपर होती है। डिस्ट्रक्टिव क्या थी, जब 2 आउट ऑफ फेज मिलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है हर पॉइंट पे सब्ट्रैक्शन हो जाती है। मसला सिर्फ ये होता है, मतलब ये होता है कि तुम एक पॉजिटिव लोगे एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ऐसा सिर्फ 0 0 के पॉइंट्स पे है कि वो 0 0 ही पे रहता है, वरना जब भी पॉजिटिव लोगे एक तो दूसरी वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ये मसला है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अच्छा अब आ जाते हैं किस चीज पे, हाँ अगर मैं सेपरेशन बढ़ा दूं, अगर मैं एक्स एंड वाई की सेपरेशन बढ़ा दूं, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन टू द अपीयरेंस ऑफ द, क्या कहते हैं आपके फ्रिंजेस, व्हाट शुड हैपन टू द अपीयरेंस, they will come closer, very good. So this is basically like your A, this is like your slit separation। इस दफा स्लिट सेपरेशन नहीं है, इस दफा 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं। सो दिस इज ए। अब ऑब्वियसली अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, सो यू नो दैट x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। इफ x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, तो अगर मैं a इंक्रीज कर रहा हूं तो x जो है वो डिक्रीज करेगा। अब ये तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर रही है, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब है मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स भी करीब करीब आ रहे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दे विल मूव क्लोजर टुगेदर। जी, और फिर आपसे कह रहे हैं कि भाई पहले तो 0 डिग्री आउट ऑफ फेज थी दोनों वेव्स, अगर हम पॉइंट ऑफ इनिशिएशन पे ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर दें, तो अब पैटर्न में आपको क्या चेंज नजर आएगा, जो कंस्ट्रक्टिव थी वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। द पैटर्न विल बिकम ऑपोजिट ऑफ ओरिजिनल, वेरी गुड। द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम्स एंड मिनिमम्स विल फ्लिप। ठीक है, दे विल बेसिकली फ्लिप, मैक्सिमम मिनिमम की जगह आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम की जगह आ जाएगा। ठीक है जी, ये सवाल था वेरी सिमिलर टू द होमवर्क दैट यू गाइस हैव बीन गिवन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इससे पहले कि हम अपना होमवर्क टैकल करना शुरू करें, दिस इज अ वेरी रीसेंट ट्रेंड। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से 2018 2019 के पेपर्स में होना शुरू हुआ, एंड यूल सी इसमें क्या चीज है जो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, जो आपको चीजें समझ नहीं पड़ेगी। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट डिस्टिंक्शन इन सवालों में जो आई, उन्होंने कहा कि हम इसको इधर से करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं, एक नया चीज उन्होंने उठा के इधर अभी लेके आए ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर्स, दैट वाज 2018 2019 के पेपर्स में से है सब। ठीक है, two coherent waves P and Q meet at a point in phase and superpose. Wave P has an amplitude of 1.5 centimeter and intensity I. The resultant intensity at the point where the waves meet is 3I. Calculate the amplitude of wave Q. ठीक है जी। अच्छा, हमें सबसे पहले I'm going to do this question जल्दी से आप लोगों के साथ। 2 coherent waves हैं, meet at a point in phase। इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री के फेज डिफरेंस में मिली है, so that means this must be a constructive का point। ठीक है जी, अच्छा वेरी गुड। Wave P has an amplitude of 1.5 centimeter and intensity I. ठीक है जी, the resultant intensity at the point where the waves meet is 3I. सही है जी। Now, wave P की amplitude दी हुई है और intensity दी हुई है, resultant intensity हमें दी हुई है 3I. I can also work out the resultant amplitude. वो कैसे वर्कआउट करूंगा भाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा कि जो P का जो एम्पलीट्यूड है यानी 1.5 सेंटीमीटर, that plus the amplitude of Q, right? सुपरपोज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है, तो P और Q का एम्पलीट्यूड ऐड अप होगा। तो जो P का एम्पलीट्यूड आ रहा था उसमें अगर मैं Q का एम्पलीट्यूड मिला दूं तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा एट दैट वन। व्हाई? बिकॉज दिस वाज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला। I1 A1 स्क्वायर्ड शैल इक्वल्स टू I2 A2 स्क्वायर। I1 क्या है, I1 I ले लेते हैं,
A1 क्या था, वो 1.5 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है जी। आप कन्वर्जन करना चाहो इन रेशियोज करो, नहीं करना चाहो नहीं करो, ठीक है। रेशियो से क्या मतलब है, रेशियो से मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10⁻⁻2 लेते भी हो स्क्वायर, और इधर जो है वो I2 की जगह 3i रखते हैं, एंड A2 की जगह you're putting 1.5 प्लस ए क्यू, और फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के 10⁻⁻2, और फिर पूरे पे होल स्क्वायर लगा दो। तो अगर इसमें कन्वर्जन करना चाहो नहीं करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड ये चीज और ये चीज काटी जाए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, वरना हमें जो है वो कैलकुलेशन में देर लगेगी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस डायरेक्टली, ठीक है जी। सो 1.5 एंड देन दिस इज I2 which was 3i, and this is 1.5 plus AQ, ठीक है। actually now let's cancel these i's out and we shall see, अच्छा ये 1 बना है, ठीक है, ये 3 रह गया, and this becomes 1.5 plus AQ, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1.5 3 में मर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4.5 आ जाएगा, और AQ भी हमारे पास सरप्राइजिंगली 3 सेंटीमीटर, AQ हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रहा है। so the amplitude of Q is basically 3 centimeters, ठीक है जी। let's check, they had given us 2 significant, तो इसको 2 significant ले देते हैं, इसको 3.0 लेते हैं। Any problems with this question? Yes. Okay. So now on to the thing that they introduced this year. The apparatus shown this year in 2018-2019 in figure 5.1 is used to produce an interference pattern. आपको पता है x equals to lambda d upon a. Light of wavelength this much is incident on a double slit. The slit separation is a. The separation between the adjacent fringes is x. The fringes are viewed on a distance of d x a जैसे defined है वैसे ही है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, distance d is varied from 2 meter to 3.5 meter. The variation with d of x is shown in 5.2. Fringe width की variation दे दी है with d, and surprisingly this is a straight line. What comes into your mind looking at this thing? Proportionality graph? No, this is linear law. Very good, Misbah. This is linear law. आइडेंटिफिकेशन क्या है लीनियर लॉ की? लीनियर लॉ की आइडेंटिफिकेशन ये है, दो ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनका आपने कभी पहले ग्राफ नहीं बनाया होगा साथ में, अनलेस एंड अनटिल मैंने आपको कोई स्पेसिफिक लीनियर लॉज पढ़ाए हैं, उनका आपने कभी बनाया होगा, एंड देन यू विल बी सीइंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ रही। सो यू नो दैट x इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a, ठीक है। अच्छा, now what do we see d on the x axis, we see x on the y axis। तो ऐसा करते हैं, d को अलग से करके लिख लेते हैं ताकि कहानी हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, जब हमने ये किया तो ये बन गई सच्ची में y इक्वल्स टू mx वाली फॉर्म, d x एक्सिस पे, x जो है वो y एक्सिस पे, एंड देन लैम्डा अपॉन a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रेडियंट, ठीक है जी। सो टू वर्क आउट द स्लिट सेपरेशन आई विल वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, एंड देन उसको किस चीज को इक्वेट कर दूंगा, लैम्डा अपॉन a के इक्वेट कर दूंगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि आप इधर से जो है वो एक वैल्यू लेते एंड उसको उठा के फॉर्मूले में डाल देते, दैट इज कंप्लीटली जो है वो डूएबल, यू कैन डू दैट। लेकिन उस केस में जब सच्ची में हकीकत में आपका y इंटरसेप्ट 0 आ रहा, यानी आपकी लाइन ओरिजिन में से पास कर रही हो, ठीक है। तो अगर ये प्रूव हो जाए कि ओरिजिन से पास थ्रू कर रही है, तब कोई भी पॉइंट उठा के फॉर्मूले डाल दें। अगर नहीं हो रहा है तो देन यू विल स्ट्रिक्टली हैव टू यूज द ग्रेडियंट वाली अप्रोच, ठीक है जी। मैं करवाऊंगा, मैं ग्रेडियंट वाली अप्रोच सही करवाऊंगा, क्योंकि हमें ये डायफ्रैक्शन रेटिंग में भी सवाल देखने को करने को मिलेंगे। तो आई एम गोइंग टू डू इट दिस वे ही, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट में ज्यादातर बच्चे जो है वो 1 मार्क लूज करके आएंगे, बिकॉज दे नेवर रियलाइज द लीनियर लॉ। राइट, ये रियलाइज करना लीनियर लॉ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक 2 पॉइंट्स। सो दिस वन इज 2,4 एंड दिस वन इज 3.5, नो आइडिया 3.5 क्या है, what is this? 6.8, I guess so, right? So 6.4, 6.8, 7.2, 7.6, yes, 6.8 actually. So now basically gradient equals to lambda upon a. Gradient क्या आ रहा है हमारा, y2 minus y1, यानी 6.8 minus 4 मिलीमीटर्स में, तो 6.8 minus 4 into 10 to the power minus 3. Then what is x2 minus x1? 3.5 minus 2 meters में ही है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 3.5 minus 2 उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। वेवलेंथ हमें क्या बताई थी, हमें वेवलेंथ बताई हुई थी 680 नैनोमीटर्स। सो लेट्स प्लग दैट इन, 680 into 10 to the power minus 9, एंड देन a हमें ढूंढना है, तो a हमारा आ जाएगा, ठीक है जी।
A is coming out to be, I'm going to write this one down so that we don't waste too much time. Okay, so this is 7. सही है, not that. बस PDF में थोड़ी सी इशू है, यू ग्राफिकल वैल्यूज पढ़ना वगैरह. खैर, डू मेक श्योर यू सी द वैल्यूज करेक्टली. इधर थोड़ा सा मसला होता है. 7 है ये, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस एज 7, नॉट 6.8. 7 यार. And let's do that. So A आपके पास आ रहा है, A you're getting in as 3.4 into 10th power minus 4. ठीक है जी, 3.4 into 10th power minus 4, and we're going to give this as an answer 3.4 into power minus 4. सही है जी. So this is linear law. ये 1819 में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लीनियर लॉ बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया था. 1819 पेपर्स आप खोल के देखोगे, स्पेशली द विंटर वंस, उसमें हर पेपर में यही कॉन्सेप्ट है. ठीक है जी. सो कीप दिस इन माइंड, हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए, यू डू नेवर नो. अच्छा, अब आपसे बोलते हैं द लेजर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर लेजर दैट इमिट्स लाइट ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ. यानी उन्होंने लैम्डा क्या कर दिया है, छोटा कर दिया. पहले 680 था, अब मे बी फॉर एग्जांपल 640 कर दियो, 600 कर दियो. ठीक है जी. On figure 5.2, sketch a possible line to show the variation with d of x for the fringes that are now produced. और इधर मेक श्योर करोगे जब भी ये चीज पूछी गई है, ये जो आपको ये सवाल थे ये 1819 वाले, इनके 2 मार्क्स थे, 1 मार्क नहीं था. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो लैम्डा तो छोटा कर दिया. तो आई बिलीव कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर लैम्डा छोटा कर दिया है तो x की सारी वैल्यू छोटी हो जाएंगी. Simple बात, right? If x equals to a lambda d upon a, if you are decreasing the lambda, तो at every point you should be getting a decreased x. तो अक्सर और बेशतर बच्चे क्या करेंगे, okay, we have drawn this line, खत्म कहानी, बना के आ गए, that's it, we're done. इस पे सब बच्चों को 1 out of 2 मिला. Why was that? Because they did not realize this linear law वाली चीज. लीनियर लॉ रियलाइज करोगे तो बड़ी 2 चीजें जो है वो देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. आई एम गोइंग टू राइट दिस इन माय लीनियर लॉ वाली फॉर्म ही सबसे पहले तो. सो दिस थिंग एंड देन इनटू डी. ठीक है जी, लेट्स राइट दैट. सो एक तो आप लोग देख सकते हो कि x छोटा आएगा. यू आर करेक्ट, 110% करेक्ट. लेकिन ग्रेडियंट क्या था लाइन का, वो लैम्डा अपॉन ए था. लाइन का जो ग्रेडियंट था वो लैम्डा अपॉन ए था. तो अगर आपने लैम्डा को रिड्यूस कर दिया है तो आपने ग्रेडियंट को भी रिड्यूस कर दिया. तो आपको ना ही ये सिर्फ लाइन जो है वो नीचे बना के आनी है, बल्कि इस लाइन का ग्रेडियंट भी कम दिखा के आना है जबरदस्ती. सो बहुत सारे बच्चों ने इन दोनों लाइंस को पैरेलल बना के दिखा दिया था, मार्क्स गए. यू हैड टू शो दिस लाइन विद अ लेसर ग्रेडियंट. इसका ग्रेडियंट कम है इसके बनिस्बत. क्यों? बिकॉज ग्रेडियंट भी कम आएगा और वैल्यूज भी सारी की सारी छोटी आएंगी. जब ये 2 चीजें करी तब जाके 2 मार्क्स मिले इस सवाल. ठीक है जी. एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन विद दिस क्वेश्चन? अच्छा, सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन विद यू गाइस. ठीक है जी. लेकिन टेंशन नहीं लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है जी. व्हाई इज दैट? बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है जी. रॉन्ग क्यों है, आई विल एक्सप्लेन दैट. वो जो प्रूफ है जो इसका रॉन्ग होना है वो इसमें नहीं है. ठीक है जी. बेसिकली क्या बोल रहे हैं आपको ये बोल रहे हैं कि a 15 megahertz signal is sent coherently from a pair of 2 antennas to a nearby train track 20 kilometers away such that they interfere over the region and meet at the railway track. The antennas are 4 kilometers apart. ठीक है जी. तो ये आपके antennas हो गए. आपको ये बता दिया है कि दे आर लिटरली 4 किलोमीटर्स अपार्ट. यू आर गेटिंग 4 किलोमीटर्स अपार्ट. दे आर नाउ, अब ये वेव्स बनाते हैं. ठीक है, ये वेव्स बना रहे हैं, ऐसे वेव्स बना रहे हैं, एंड दे सपोजिटली इंटरफेयर ओवर समवेयर. ठीक है. अच्छा, कहां पे इंटरफेयर करते हैं? दे इंटरफेयर ओवर अ रेलवे ट्रैक. ठीक है. तो लेट्स से दिस इज योर रेलवे ट्रैक जिसके अक्रॉस आपको जो है वो ये इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा. सही है जी. A maglev magnetic levitation train crosses the track and is equipped with an antenna which is connected to a CRO that receives frequency. ठीक है जी. तो CRO है which receives frequency. ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, अच्छी बात है. This train crosses the interference pattern at a constant speed v. अच्छा, ये जो ट्रेन है हमारी, I'm just going to draw this train like this. So this train has a constant speed v. ठीक है जी. Let's just say this is v constant. And ये इस तरह से जा रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, the CRO receives a frequency of 0.05 hertz. ठीक है जी. Okay, so 0.05 hertz मिल रहे हैं. Calculate the speed v with which the train passes through.
अच्छा नाउ व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी, ये हो क्या रहा है, ये क्या था, ये क्या हुआ है हमारे साथ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई देखो ये दो वेव्स यहां से निकलती हैं एंड दे वुड डेफिनेटली बी प्रोड्यूसिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव एंड देन बीच बीच में डिस्ट्रक्टिव्स आ रहे होंगे, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसी कोई कहानी होगी हमारे साथ, सही है जी। तो ये मैं अभी कंस्ट्रक्टिव बनाने वाला हूँ, बीच वाले डिस्ट्रक्टिव बना लेते हैं। ये इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव 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 डिस्ट्रक्टिव। अच्छा ना, ये जो CRO फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है कि जब ये एक मैक्सिमम मिला इसको और फिर दूसरा मैक्सिमम, ठीक है जी। मतलब ये CRO पे वेव कैसी बनती है, एक मैक्सिमम डिटेक्ट करता है, ठीक है जी, फिर वो मिनिमम तक जाती है और फिर वापस अपने मैक्सिमम पे आती है, ठीक है जी। दिस इज बेसिकली जैसे मैक्सिमम पे गया तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा, फिर जीरो एम्पलीट्यूड, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम, इस तरह से इसका कुछ चल रहा है कहानी, ठीक है जी। अच्छा ये कुछ कहानी है, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में देयर मस्ट बी सम टाइम पीरियड, ये एक वेव पूरी फॉर्म हो गई तो दिस मस्ट बी अ टाइम पीरियड, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। अच्छा आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो CRO है ये रिसीव करता है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.05 हर्ट्ज, ठीक है। लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस। तो यू नो दैट टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/0.05। सो ये क्या आ रहा है हमारे पास, मे बी 200 मीटर्स, आई एम नॉट श्योर, सॉरी 200 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 सेकेंड्स। व्हाट डू दे मीन, दे मीन कि इस पॉइंट के बीच में एंड देन नेक्स्ट मैक्सिमम के पॉइंट के बीच में आपको 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। यानी बिटवीन टू फ्रिंजेस, between two fringes you are basically having a time period of 20 seconds, ठीक है जी। you're having a time period of 20 seconds, सही है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखोगे ये है तो डबल स्लिट वाली कहानी, हम ये x भी निकाल सकते हैं, there is no problem over here, let's work out this x as well। वो कैसे, डबल स्लिट वाली कहानी है, x equals to lambda d upon a। लैम्डा क्या था हमारा, लैम्डा हमारा था 15 मेगाहर्ट्ज सिग्नल है, किस चीज का सिग्नल है अल्लाह जाने, we're going to suppose that these are EM spectrum waves, तो 15 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है, तो लेट्स से इसकी लैम्डा निकालनी पड़ेगी। अब क्या इतना ख्वारी वाला सवाल है ये, इसको इधर रख लेते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क आउट इट्स लैम्डा, V3 into 10 to power 8, F हमें नहीं पता, सॉरी F हमें पता है 15 into 10 to power 6, 15 मेगाहर्ट्ज। लैम्डा हम निकाल रहे हैं ताकि लैम्डा फिर इधर प्लग इन कर सके, ठीक है जी। सो इधर लैम्डा हमारे पास क्या आ रहा है, कैन एनीवन कंफर्म विद मी ये जो मैं कर रहा हूँ, ओके। लैम्डा भी 20 मीटर्स आ रहा है, टाइम भी 20 सेकंड्स आ रहा था, पिक्यूलियर। अच्छा सो नाउ लैम्डा जो है वो हमारा आ रहा है 20 मीटर्स, देन दैट इनटू डिस्टेंस d, डिस्टेंस d क्या है, डिस्टेंस d है हमारे पास 20 किलोमीटर है, ठीक है, ये लिखा हुआ 20 किलोमीटर्स, इट इज 20 किलोमीटर अवे, यानी यहां से लेके यहां तक दिस इज 20 किलोमीटर्स, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा 20 किलोमीटर्स आ गए, ठीक है जी। नाउ 20 into 20 एंड देन ए क्या था, दैट वाज 4 किलोमीटर्स, ठीक है जी। सो लेट्स वर्क आउट आवर x, सो 20 into 20 डिवाइड बाय 4, सो सपोजिटली यू आर गेटिंग 100 मीटर्स ऑफ फ्रिंजेस, 100 मीटर्स की फ्रिंजेस आपको मिल रही है, ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो x आया वो आया 100 मीटर्स। वॉन्ट वी कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर्स, ये 20 किलोमीटर्स था, सॉरी 20 किलोमीटर्स, और हाँ सही है सॉरी वेवलेंथ 20 मीटर्स आई थी, बाकी सब किलोमीटर, ठीक है। 20 इंटू पावर 3 देन इंटू 20, ये 20 इसका d का ये आ गया, एंड देन ये क्या था 4 इंटू 10⁻3। अच्छा बहरहाल वो उससे भी वही आना है, 10⁻3 10⁻3 कैंसिल, वही आ रहा है 20 सॉरी 100 मीटर्स ही आ रहा है, राइट, वही आ रहा है ना बेबी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा बेसिकली कुछ। अच्छा 100 मीटर्स आ गया। नाउ यू नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो नहीं बल्कि अलमा यू वर करेक्ट, ठीक है जी, ये ऐसा नहीं है कि डोंट एवर फॉरगेट योर कन्वर्जन, वो मुझसे निकल गई थी अपनी दिमाग से। सो वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्यों, बिकॉज वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, सो बेसिकली डिस्टेंस क्या है वो 100 आ रहा है, टाइम क्या आ रहा है 20 सेकेंड्स आ रहा था, तो वेलोसिटी क्या है, सपोजिटली इट्स 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज दी वर्किंग टू दिस क्वेश्चन, ये करने के लिए, ठीक है जी। सबसे पहली बात CI में ये वाले सवाल नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज ये जो केस जो ली गई है दिस इज अ रॉन्ग केस, रॉन्ग केस किस क्यों, बिकॉज x इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a डज नॉट वर्क फॉर किलोमीटर्स,
मतलब a कैन नॉट बी इन किलोमीटर्स, x कैन नॉट बी इन मीटर्स। ये मतलब इनका होना लाजमी है, या मिलीमीटर्स में आए, ये भी मिलीमीटर्स में हो, ये मीटर्स में हो सकता है। वेवलेंथ भी अपने नैनोमीटर या जो भी वट एवर वेवलेंथ जो भी है ईएम स्पेक्ट्रम की उसमें होगा। बट ऑल ऑफ दीज, ये एक्स और ए, ये जो है वो छोटे होना लाजमी है। वाई इज दैट? बिकॉज ये जो डबल स्लिट वाला जो फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है, दैट हैज बीन डिराइव्ड यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है? वो होता है कि साइन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए ये डेरिवेशन की जाती है, जो हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आप लोगों के एडवांस्ड है। तो ये जो सवाल है, दिस वोंट कम इन योर एग्जाम्स, और बिकॉज इतना बड़ा यू डोंट हैव ये कहानी। हाँ, बट इन ऑन अ स्मॉलर स्केल दिस कैन, ठीक है जी। फिर भी फॉर अ सोल एंड अलोन पार्ट, दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी हार्ड, ठीक है जी। तो पार्ट्स में ब्रोकन आ सकता है कि पहले वो बोलते हैं लैम्डा निकालो, फिर वो कहते हैं कि ये निकालो कितना टाइम इलैप्स हुआ बिटवीन दीज टू थिंग्स, और फिर इवेंचुअली वो बोलते हैं कि वेलोसिटी निकालो। तो वो होता, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऑन नॉट ऑन सच ए बिग स्केल। और जहां तक मुझसे पूछ, तो जितने मैंने पास वर्ड क्वेश्चंस देखे और मैंने कंपाइल करे हैं, ऐसा सवाल कभी नहीं आया, इतना मुश्किल सवाल नहीं आया कभी, तो टेंशन नहीं लो। देर आर सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल जो हम करेंगे वो डिफरेंट है, लेकिन इतने मुश्किल नहीं आते, ठीक है। दे वांट यू टू थिंक अ लिटिल बिट क्रिटिकली। ये खासा कोई अच्छा खासा मुश्किल तो ऐसा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया कि अगर किसी को जो है वो इन दी एंड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है जी। बाकी जरा एक और बात भी इधर जो है वो मेरे साथ ये देखें कि x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अ वेरी बिग ए इज दैट योर, अगर आपका ए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। यानी अगर आपने 4 किलोमीटर को कर दिया ना, अभी तो ये एक्स 100 मीटर आ रहा है, लेकिन ये 100 मीटर नहीं आना चाहिए था। ये आना चाहिए था लिटरली इन द ऑर्डर्स ऑफ पिकोमीटर्स या पिकोमीटर से भी कम, ठीक है जी। सो ये क्यों आ रहा है आंसर, क्यों पूरी? बिकॉज ये पूरा फॉर्मूला का बिगाड़ दिया है, ये फॉर्मूला इतने बड़े बड़े डिस्टेंस पे नहीं चलता, ठीक है जी। सो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, इतने बड़े डिस्टेंस पे नहीं चलता है, सीआई वाले इतने बड़े डिस्टेंसेस नहीं देते हैं, एक ये चीज है। और बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ए जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो एक्स बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। सर करवा क्यों रहे हैं? बिकॉज सर जो है वो ये हर साल करवाते हैं, हमें भी करवाया था, हमें भी दिया था ये सवाल करने को, आई रिमेम्बर वेरी फॉन्डली। और हम सब ने बैठ के गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया था। मैंने बोला था मैं इधर एक और चीज प्रूव करूंगा कि इन दोनों के बीच में, कार हेडलाइट्स के बीच में आपको इंटरफेरेंस क्यों नहीं मिलती। और उसका आपका चौथा रीजन भी आ गया इधर। चौथा रीजन क्या? x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। कैसे आया भाई? ये कार हेडलाइट्स नॉर्मली कितना दूर होती है? कार हेडलाइट्स नॉर्मली कितना, मेरे ख्याल से 1 मीटर दूर होती हैं, 2 मीटर दूर होंगी। 2 मीटर, 1 मीटर बहुत ज्यादा है। तो जब ए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली एक्स बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर इसमें इंटरफेरेंस हो भी रही होगी ना, वो इतनी छोटी इंटरफेरेंस होगी, इतने छोटा पैटर्न बन रहा होगा कि आप देख नहीं पाओगे। होगा भी तो आप देख नहीं पाओगे। दैट इज द फोर्थ रीजन, ठीक है जी। विद दैट यू आर कंप्लीट विद योर डबल स्लिट।